Good afternoon. I Rajiv Ranjan Singh, HOD, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today we are going to discuss the types of problem on singly reinforced beam from WSM method. Before going to see the problem, I want to discuss with you there are three types of problem in working stress method in the singly reinforced beam. First problem is to determine the moment of resistance of the given section. Is this type of question we have given us some data and determine moment of resistance like we have to give provided width of the beam, depth of the beam, which grade are used, suppose to M20, M30, M15, which type of grade of steel are used, and we have to calculate on on that type of grade how much the moment of resistance will be, how much moment of resistance will be resist by that grade. In type 2 we have to determine the stresses actual developed, and type 3 we have to design the section and the given loading. In this type of question, type 3 type of question, we have given the load by our customer, and we design according to that load. तो सबसे पहले हम जाएंगे कि पहला क्वेश्चन देखने जाएंगे कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर द गिवन सेक्शन। इस तरह के क्वेश्चन पे हमें क्या डायमेंशन दिया रहता है बीम का, बी एंड डी के फॉर्म में। इधर वो बी बड़ा बी होगा आपका, जिसमें बी की सेक्शन की चौड़ाई दी रहेगी डी। डी का जो है, डी हमारा स्मॉल डी भी दे सकता है, कैपिटल डी भी दे दे सकता है। अब क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्मॉल डी है कि कैपिटल डी है, लाइक राइट। तो जब भी आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ आरसीसी बीम 350 इंटू 500 mm इफेक्टिव, अगर वहां पे इफेक्टिव आपको दिख गया लिखा हुआ डी के बाद, जो आपको जो भी मेंशन रहेगा डायमेंशन बी इंटू डी के फॉर्म में होगा। बी इंटू डी के फॉर्म में मतलब बी तो स्मॉल ही रहेगा, डी आपको कैपिटल हो सकता है या स्मॉल हो सकता है। तो डी अगर आपका जो डी की वैल्यू के बाद जस्ट इफेक्टिव लिखा है या फिर इधर ओवरऑल लिखा रहेगा, अगर इफेक्टिव लिखा है तो इसका मतलब कि वो स्मॉल डी है, तो आपको स्मॉल डी समझ लेना है। अगर कैपिटल डी लिखा है तो वो कैपिटल डी समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन टेंशन, टेंशन साइड में है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगली रेनफोर्स बीम जो होता है, उसमें जो बीम हम डिजाइन करते हैं सिंगली में, उसमें हम बीम के सेक्शन को दो हिस्सों में बांटते हैं, कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में बांटते हैं, राइट। तो टेंशन जोन में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं ओनली। कंप्रेशन जोन में सिंगली रेनफोर्स बीम में हम रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसलिए जो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील या फिर स्टील के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चन में डिटेल दिया रहेगा वो सब टेंशन साइड के दिए रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एस टी लिखा है। ए का मतलब एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एस टी का मतलब स्टील, मतलब एरिया ऑफ स्टील जो भी यूज किया। और स्टील कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे हमारा बीम टेंशन में फेल हो रहा था। टेंशन में हमारा बीम बॉटम साइड में फेल होता है, तो हम यहाँ पे ए एस टी दिखाएंगे, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। सेकेंड, हमें मटेरियल का ग्रेड दिया रहेगा। अब हम आरसीसी डिजाइन करें तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल होंगे, एक तो कंक्रीट होगा और दूसरा हमारे पास स्टील होंगे। तो स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा। अब अगर आपको ग्रेड ऑफ स्टील दिया है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लाइक अ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब M20 ग्रेड ऑफ दे दिया है, स्टील का ग्रेड मतलब Fe250 दे दिया, Fe415 दिया। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से हम क्या चेक करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस देखते हैं कि कितने वैल्यूज पे हमें उसे परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू पे हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। जब स्टेप वन, सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन देख के आपको ये वैल्यू लिखनी है, गिवन डेटा। उसके बाद क्या करेंगे, वंस आपको जब गिवन डाटा आपको पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपको उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और स्टील दिया हुआ है उसकी हमें परमिसिबल वैल्यू को लिखना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप्स बना दिए हैं।
स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप स्टेप्स को देखते जाइए और जैसे मैं बताऊं वैसे फॉलो कीजिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का फ्रॉम डब्ल्यूएशम मेथड से, ये स्टेप्स को फॉलो करके। जैसे पहला स्टेप में हमने क्या किया है, आपको ग्रेड जो भी कंक्रीट के दिए रहेंगे वो ग्रेड को आपको वैल्यू को लिखना है। अब वैल्यू को लिखोगे कैसे, पता कहाँ से चलेगा आपको, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है, जैसे सिग्मा सीवीसी, और ये जो सिग्मा सीवीसी है ये कंक्रीट के लिए रिप्रेजेंट होता है, सिग्मा एसटी स्टील के लिए रिप्रेजेंट होता है, और ये परमिसिबल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसकी वैल्यू आपको कहाँ से दिखेगी, तो इसकी वैल्यू आपको दिखेगी आईएस कोड में 456/2000 में, जब आप टेबल नंबर 21, 22, पेज 81 एंड 92 आप ओपन कर लेना आईएस 456/2000 में। उस कोड बुक में आप जब पेज 81, 82 पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे परमिसिबल दिखा रहेगा। ठीक है, तो परमिसिबल वैल्यू में वहाँ पे सिग्मा सीवीसी भी रहेगी और सिग्मा एसटी वैल्यू रहेगी, तो जो भी उस ग्रेड के हिसाब से जो वैल्यू रहेगी, सपोज हम आपको यहाँ पे टेबल दिखा देते हैं, यहाँ पे कोई एक बार देखिए, आपके पास टेबल 21 आपको अभी आपको दिख रहा होगा, सभी को टेबल 21 दिख रहा होगा। तो आप देखो, सपोज करो कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको इधर दिया हुआ है, और इधर आपको क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट दिया है, और इधर डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ परमिसिबल बॉन्ड एवरेज दिया हुआ है। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो जो भी क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सिंगली रेनफोर्समेंट, ड्यू टू बेंडिंग कर रहे हैं, ड्यू टू बेंडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से हमारा बेंडिंग मोमेंट परमिसिबल स्ट्रेसेस का वैल्यू दी गई है कंप्रेशन में कि क्या क्या होगा। सपोज करो अगर हमें क्वेश्चन में M25 दे दिया, तो M25 के लिए जो वैल्यू है हमारी 8.5 है। लाइकवाइज M20 दिया है तो हमारी वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को रीड आउट करेंगे, और ये इजिली एग्जामिनेशन में अवेलेबल है, कोई भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, बोर्ड का सेमेस्टर एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको इजिली अवेलेबल रहेगा, ये आप उसको यूज कर सकते हैं, ये आईएस कोड बुक है जिससे आप वैल्यू देखने के लिए आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो M25, तो M25 के लिए 8.5, और इसकी यूनिट क्या होगी, तो इन सारे का यूनिट जो होगा आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में होगा, राइट। ये जो वैल्यू है किसकी है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट की वैल्यू है। लाइकवाइज ग्रेड ऑफ स्टील भी है हमारे पास, तो ग्रेड ऑफ स्टील के लिए सेकंड टेबल जो हम लोगों ने बताया था आपको, पेज नंबर 81 एंड 82, पेज नंबर 82 जब में आप जाएंगे तो आपको टेबल नंबर 22 मिलेगा, जिसमें परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील की वैल्यू दिखेगी। अब आपको यहाँ पे दिखेगा माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल और हाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील दिखेगा आपको। तो माइल्ड स्टील का हम लोग का अल्टरनेटिव जो नाम है Fe250 है, और हाई यील्ड स्ट्रेंथ का जो है Fe415 का भी अल्टरनेट नाम है। तो जब भी हम यूज करेंगे तो आप देखिए कि हम जब यूज करेंगे सिग्मा सीवीसी या सिग्मा एसबी, यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके हिसाब से वैल्यू दी गई है 140, 130, 130, 140, 140, यहाँ पे 230, 230, 190, 190। तो ये सारा कुछ आपको बताया गया है कि हाँ आपका रेनफोर्समेंट का बार कितना होगा, तो आपको 140 लेना है। जब अगर सब जो टेंशन में जब आप ले रहे हैं, तो आपका जो रेनफोर्समेंट का बार अप टू 20 mm है, तो आपका जो माइल्ड स्टील की जो स्ट्रेंथ होगी 140 होगी, और आपका 20 mm से ज़्यादा जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी रिप्रेजेंट करनी है, 130 लेनी है आपकी परमिसिबल स्ट्रेंथ। वहीं हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ में देखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। तो हम चलते हैं प्रोसीजर के पास, जो आपने आईएस कोड वैल्यू से देख लिया कि आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मॉडुलर रेशियो की वैल्यू, कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलर रेशियो। तो मॉडुलस रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें आईएस कोड बुक में जो हमें कोड जो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, एजम्पशन पढ़े थे, उसमें एजम्पशन में मॉडुलर रेशियो कैलकुलेट करने का बताया था कि m इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा सीवीसी होती है, राइट। 280 फिक्स वैल्यू है, 3 फिक्स वैल्यू है, सिग्मा सीवी परमेशुअल वैल्यू है जो कि आपको कोड बुक से निकलेगा, और यहाँ से आपको m पता चल जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन हम क्या करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, सिमिलर ट्रायंगल हम लोग प्रॉपर्टी स्ट्रेस डायग्राम से निकाले थे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, m इंटू सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी इक्वल टू एन सी अपॉन डी माइनस एन सी। इस फॉर्मूला में m की वैल्यू हमने प्रीवियस स्टेप 1 में निकाल रही है, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस है, हमें पता है टेबल से, सिग्मा एस टी भी आपको टेबल से पता है, एक्सी एनसी जो है वैल्यू वो ऑलरेडी हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनसी ही तो निकालना है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ, एनसी से, तो ये डिटरमाइन करना है। डी क्या है यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेप्थ है,
क्वेश्चन में अगेन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको इस एक्सप्रेशन से आपको एनसी जो कि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी इंटू एन स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एन, राइट। एन हमें ऑलरेडी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो ये अननोन है। बी हमें पता है, जो बीम है बीम की चौड़ाई हमें पता है। एम मॉडुलर रेशियो है, हम लोग एज इट इज पहले कैलकुलेट कर लिए। ए एस टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इन केस नहीं दिया रहेगा तो हमें नंबर्स ऑफ बार और डाया ऑफ बार दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू नंबर ऑफ बार इंटू पाई डी स्क्वायर अपन 4। ठीक है, नंबर ऑफ बार मान लीजिए 4 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, वो इंटू पाई इंटू डी। डी क्या है, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट, तो डाया पुट करेंगे और वहां से हमारे पास निकल जाएगा ए एस टी। डी अगेन आपको क्वेश्चन में दिया रहा है, और इससे आप जब सॉल्व करेंगे, वैल्यू सारे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। वंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा तो आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में आप लोगों ने सॉल्व किया होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी और एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमेशा हमें पता है कि हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो क्या है, डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक डेप्थ क्या है, एक तरह से लेंथ है, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव वैल्यूज को लेना होगा, राइट। जब आपका एक बार क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल गया, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हैं। एक्स से एन, सॉरी एन एंड एन सी को कंपैरिजन करते हैं। एन हमारा एक्चुअल डेप्थ है, एन सी क्या है, क्रिटिकल है। अब हम दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सेक्शन कैसा है, बैलेंस है, अंडर है कि ओवर है। हमें पता है कि बैलेंस सेक्शन सबसे अच्छा सेक्शन है। ओवर रेंफोर्स्ड सेक्शन में हम स्टील की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि स्ट्रेसेस स्टील तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है। अंडर में क्या होता है, स्टील की मात्रा कम होती है, स्टील में स्ट्रेसेस सबसे पहले रीच हो जाती है और कंक्रीट में नहीं पहुंचती है। तो ये है डिजाइन करने का तरीका। तो हम जब क्वेश्चन एक्स से और एक्स सी को जब कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हमारा सेक्शन बैलेंस है कि क्या है। इनकेस अगर बैलेंस है तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो फोर्स हमारा हाफ इंटू सिग्मा सीवीसी बी इंटू एन सी, ये फोर्स हो जाएगा। और लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म जो भी हमारा कंप्रेशन से टेंशन का सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है, जैसे डी माइनस एन अपॉन 3, ये हमारा क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आप या तो आप कंप्रेसिव जोन तरफ से भी निकाल सकते हैं या तो टेंशन साइड से भी। टेंशन साइड से निकालोगे तो सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी डी माइनस एन अपॉन 3, ये आपका टेंशन साइड से होगा। तो बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी चीज बैलेंस है तो आप इधर से भी निकालोगे या फिर कंप्रेशन से निकालो या टेंशन से, आपका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। बट इन केस ऑफ अंडर इनफोर्स सेक्शन हो जाता है, तो अंडर इनफोर्स सेक्शन में हमने बताया था आपको स्टील की वैल्यू कम होती है, स्टील में की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जो भी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं वो स्टील के साइड से निकालते हैं। और जब ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाता है तो ओवर एनफोर्समेंट में हम जो स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं हम कंप्रेशन साइड से निकालते हैं, राइट। ये आपका सारा स्टेप्स था। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, और आपको भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये टेबल है जिसकी मदद से आप परमिसिबल वैल्यू कंक्रीट का देख सकते हैं, ये स्टील का। तो एक हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम जो भी क्वेश्चन लेंगे तो हम क्वेश्चन को पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो आपको डिटरमाइन अ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड आरसीसी बीम ऑफ अ साइज 350 इंटू 550 mm। मैंने बताया था जो भी साइज आपका देगा वो किस साइज में रहेगा, बी इंटू डी के फॉर्म में। क्या में रहेगा, बी इंटू डी के फॉर्म में, या तो स्मॉल डी या तो कैपिटल डी, है ना। तो जब स्मॉल डी रहेगा तो हमने ही बोला था आपको इफेक्टिव लिखेगा, ठीक है। जब स्मॉल डी रहेगा तो वहाँ क्या लिखेगा, इफेक्टिव लिखेगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे इफेक्टिव है, तो इसका मतलब स्मॉल डी है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये समझ में आ गया कि अगर इफेक्टिव लिखा है तो हमारा क्या है, वो स्मॉल डी वैल्यू है, राइट, स्मॉल डी वैल्यू है। तो हम b इक्वल टू आपको दिया है क्वेश्चन में 350, राइट, डी आपको दिया हुआ है 550, ये सारे वैल्यू जो है आपका किस में है, एम, राइट, ठीक है।
उसके बाद आपको बोला गया है क्या, कि आपको जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, आपको M20 दिया हुआ है। तो M20 के लिए हम सिग्मा सीवीसी वैल्यू देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, कोड बुक से। और स्टील कौन सा दिया है, Fe415 दिया हुआ है, राइट। क्लियर है, आपको इतनी वैल्यू दी हुई है। तो हम देख लेते हैं अब M20 और Fe415 के लिए सिग्मा सीवीसी वैल्यू कितनी दी हुई है, राइट। तो हम चलते हैं प्रीवियस स्लाइड में। M20, ठीक है। तो M20 के लिए हमने देखा कि M20 के लिए सिग्मा सीवीसी वैल्यू 7 है, एंड Fe415 स्टील के लिए 250 है, राइट। क्लियर है, तो हम ये वैल्यू लिख लेंगे आपको। और हमारे पास नंबर्स ऑफ बार कितना है, 3 है। नंबर्स ऑफ बार कितना है, 3 है। तो हम पहले लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ बार 3, डाया ऑफ बार 20 mm, राइट। सिग्मा सीवीसी वैल्यू कितनी देखे थे, 7, और सारे वैल्यू किसमें है, न्यूटन पर mm²। और ये इसका आपका 230 न्यूटन पर mm², राइट। अब हम लोग का ये स्टेप 1 था, कौन सा स्टेप था, स्टेप 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 पे जाएंगे, राइट। स्टेप 2 मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। अब हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या था, हमें मॉडुलर रेशियो निकालना था। डिटरमाइन मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो, राइट। ये आपको स्टेप्स लिखना होगा कि किस स्टेप में आप क्या करें, ताकि एग्जामिनर को इजीली समझ में आए। फॉर्मूला क्या था, 280/3 सिग्मा सीवीसी, राइट। 280 इंटू 3 सिग्मा सीवीसी, आपको पता है सिग्मा सीवीसी कितनी है, 7। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 280 सिग्मा सीवीसी आपका 7 है, तो इसकी वैल्यू हमारी आई 13.33, राइट। 13 वंस स्टेप 1, स्टेप 2, अब स्टेप 3। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन क्रिटिकल क्रिटिकल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू के इंटू, सॉरी हमने यहाँ पे n लिया है। आप किसी किसी बुक में देखोगे तो नोटिफिकेशन अलग अलग रहता है। हमने यहाँ पे एन सी लिखा था क्रिटिकल को, ठीक है। एन सी इक्वल टू के इंटू डी, और के का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू सिग्मा सीवीसी अपॉन एम इंटू सिग्मा सीवीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी, राइट। एम आपका आ गया है 13.33, राइट। सिग्मा सीवीसी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 7, यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 7। उसके बाद एम फिर अगेन 13.33 इंटू 7 प्लस सिग्मा एस टी कितना है, 230। यहाँ पे देखिए सिग्मा एस टी कितनी है, 230। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। इंटू डी, तो डी आपको कितना दिया हुआ, डी हमने क्वेश्चन में दिया है 550, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी इक्वल टू 550, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आ जाएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, राइट। तो हम सॉल्व करते हैं 13.33 इंटू 7, राइट, अपॉन 13.33 इंटू 7 प्लस 230 इंटू 550, राइट। तो हमारा आ गया आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 158.73 mm। यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सिस्टम थोड़ा स्लो है। सॉरी, लेट में मुझे इरेज करना होगा। इरेज कर लेते हैं, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है।
स्टेप 2, राइट। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लिया। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पे, राइट। तो स्टेप 3 क्या था आपका, कलर चेंज, कलर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 पे चलते हैं। इसमें यहाँ क्या करेंगे, डिटरमाइन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, राइट, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी इंटू अपॉन 2 एम इंटू ए एस टी और डी माइनस एक्स है, राइट। सॉरी, बी इंटू एक्स है, ठीक है। अब बी आपका क्या क्वेश्चन में दिया था, बी आपका 350, ठीक है। सॉरी, हम लोगों ने वहाँ पे नोटिफिकेशन एन लिया था, जो आपको मैं दिखा रहा था, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे आपका हो जाएगा बी इंटू एन इक्वल्स टू डी माइनस एन, राइट। बी हो गया, और एन हमारा क्या, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हमें निकालना है 2 इक्वल टू एम, आपका ऑलरेडी 13.33 था। हाँ, ए एस टी हम लोगों ने नहीं निकाला था, तो ए एस टी निकालने का क्या बताया था आपको हमने, यहीं पे निकाल लेते हैं हम लोग। ए एस टी इक्वल टू नंबर्स ऑफ बार इंटू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो नंबर्स ऑफ बार आपका कितना था, देख लेते हैं क्वेश्चन। नंबर्स ऑफ बार 3 था, और डाया आपका कितना है, 2 है। नंबर्स ऑफ बार 3 है, ठीक है। तो हम नंबर्स ऑफ बार आपका हो गया 3, और डाया है आपको 20/4। यहाँ से हमारा ए एस टी आ जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर देते हैं। 3 इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर अपॉन 4 ये हमारा आ गया 942.47 mm देखिए एरिया है, तो हम यूनिट देंगे mm², तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यूनिट जरूर लिखिएगा। क्लियर है, हमारा ए एस टी आ गया। तो हम यहाँ पे आप लिख देते हैं इंटू 942.47 mm², राइट, हो गया। अब आपको डी क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, डी कितना है, 550 इंटू एन, तो आपको निकालना है, राइट। अब मैं थोड़ा इसको इरेज यहाँ पे कर लेता हूँ। स्टेप 2 इसका काम खत्म हो चुका है, हम लोगों ने कर लिया इसको। आप लोग नोट डाउन करते चाहिएगा, और नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। एक कलर पेन चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बगल में सेम ना मैच कर जाए, ठीक है। तो अब हमारा ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, 350 इंटू एन अपॉन 2, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 350/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 175। तो हमारा आ गया वैल्यू कितना, 125 एन, ये हमारा आ गया एन 175 एन इक्वल टू एम हो गया आपका 13.33 इंटू आपका ये आ गया था 942.47, 550 इंटू एन माइनस, सॉरी एन। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बारी बारी से ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, बॉड मास के हिसाब से, पहले मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट का काम। क्लियर है, इसको करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग श्रीधराचार्य। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय हो चुका है आज के लेक्चर का। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी
न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कंप्लीट होता है, और कल हम एक दूसरी भी प्रॉब्लम करेंगे इस पे एक। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप करके आप न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, जो भी इशू आए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही।